बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत था उसके क्या क्या उदाहरण प्रकृति में पाए जाते हैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं, अर्थात प्राकृतिक वर्ण के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आप जानते हैं कि डार्विन ने कहा था कि जो जैव विकास होता है, जैव विकास जो योग्यतम की उत्तरजीविता और प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के आधार पर होता है, अर्थात जीवों में जो योग्यतम विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, योग्यतम विभिन्नताओं से उत्पन्न जीव का वर्ण कर लिया जाता है, यानी सिलेक्शन कर दिया जाता है, उसको चुन लिया जाता है प्रकृति के द्वारा, और इस तरह से फिर योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, अर्थात उसकी जो जाति का विकास होता चला जाता है, उसका जो है बढ़ावा प्रकृति देती है और इस तरह से नई जाति की उत्पत्ति होती है। क्या प्राकृतिक वर्ण के या नेचुरल सिलेक्शन के उदाहरण प्रकृति में उपलब्ध हैं? बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि प्राकृतिक चयन के, प्राकृतिक वर्ण के कई एग्जाम्पल प्रकृति में उपलब्ध हैं। उसमें से कुछ मुख्य एग्जाम्पल जो कि प्रमाणिक हैं और आपके पाठ्यक्रम में भी हैं, आज उनको मैं बताने जा रहा हूं। पहला जो उदाहरण है वो है औद्योगिक कृष्णता। औद्योगिक कृष्णता इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। बच्चों, औद्योगिक कृष्णता इस के शब्दों पर आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान ना होएं। औद्योगिक यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वो शब्द इसलिए दिया गया है क्योंकि इस एग्जाम्पल का संबंध औद्योगिक क्रांति से है, जो कि सर्वप्रथम जो है 19वीं सदी में ब्रिटेन में हुई थी। और कृष्णता का मतलब है कालापन। तो यहाँ पर जो है औद्योगिक क्रांति तो आप समझ गए, लेकिन ये कालापन या कृष्णता या मिलेनिज्म का क्या अर्थ है? असल में इसका संबंध है एक प्रकार की कीट से, और उस कीट को हम कहते हैं शलभ या मोथ। आप जानते हैं कीटों में कितनी अधिक विविधता पाई जाती है, 9 लाख प्रकार की प्रजातियां कीटों की होती है। उसी में से एक कीट होता है शलभ, या जिसको हम मोथ कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ये मोथ जो है रात को मंडराता है, और इसको जो है आप अक्सर प्रकाश के पास जो है या रोशनी के आसपास मंडराते हुए देख सकते हैं। इसको हम शलभ कहते हैं। तो ये शलभ जो है ब्रिटेन में इन शलभों की औद्योगिक क्रांति से पूर्व ब्रिटेन में और औद्योगिक क्रांति से पूर्व इस शलभ की 2 प्रजातियां थी। एक था काला और एक था स्लेटी। काला शलभ और स्लेटी शलभ। पूरी तरह काला मैं इसको दिखा रहा हूं। और ये स्लेटी यानी ग्रे कलर का दूसरा शलभ था। इसमें मैं ब्लैक कलरिंग नहीं कर रहा हूं। तो औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो काला शलभ था इसकी आबादी कम थी, और जो स्लेटी रंग का शलभ था इसकी आबादी अधिक थी। अब इसकी आबादी कम क्यों थी और इस स्लेटी रंग का जो शलभ था या मोथ था इसकी आबादी अधिक क्यों थी? बच्चों, उसका एक ओबियस रीजन था, उसका एक स्पष्ट कारण था। उसका स्पष्ट कारण मैं आपको बताता हूं। उसका स्पष्ट कारण था कि ये जो शलभ थे ये दिन भर जो वहां पे ओक या बांज के जो वृक्ष थे उन पर पाए जाते थे, और रात को ये शिकार पे निकलते थे। दिन भर ये जो है सोए रहते थे उन पेड़ों पे चिपक के। अब जो औद्योगिक क्रांति से पहले के जो ओक के वृक्ष थे उनके जो तने थे उनमें लाइकेन पाए जाते थे। ये लाइकेन आप जानते हैं, ये पेड़ों की छालों पर पाए जाते हैं। लाइकेन पाए जाते थे जो कि अक्सर ग्रे कलर के होते थे। ये लाइकेन।
लाइकेन ग्रे कलर के थे। ओक के वृक्ष जो थे उनकी जो छाल थी वो तो ब्लैक कलर की थी, ये ब्लैक कलर की छाल है, लेकिन इस छाल के ऊपर जो है ये लाइकेन पाए जाते थे जो कि ग्रे कलर के थे। अब दिन में जो ये इसमें शलभ यानी ये मोथ सोए रहते थे, तो जो स्लेटी कलर का था ये मोथ, सपोज ये स्लेटी कलर का मोथ यहाँ पर है, वो यहाँ पर सोया है, इस पेड़ पे चिपका है, और दूसरा शलभ ये ब्लैक कलर का यहाँ पर सोया है, ये ब्लैक कलर का शलभ मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये सोया है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि आसानी से पहचान किसकी की जा रही है। ये जो ब्लैक कलर का शलभ है जिसकी आबादी कम है, काले रंग का, ये शलभ दूर से ही पहचान में आ रहा है, जबकि ये जो ग्रे कलर का है ये लाइकेन के भी ग्रे कलर के होने के कारण एक तरह से वहाँ पे कैमोफ्लेज के द्वारा छुप गया है और दूर से पहचान में नहीं आ रहा है। ये ब्लैक मोथ है और ये ग्रे मोथ। तो ग्रे मोथ जो है यानी जो स्लेटी रंग की जो मोथ है ये पहचान में नहीं आ रही है, और ये ब्लैक कलर की मोथ जो है आसानी से पहचान में आ रही है। और इसको खाते थे पक्षी जो है इनको दूर से ही पहचानते थे और इनको खा लेते थे, इनका भक्षण करते थे। तो चूंकि जो है ब्लैक मोथ जो है आसानी से पहचान में आती थी, इसलिए ये बहुत अधिक खाई जाती थी पक्षियों के द्वारा, इसलिए इसकी आबादी क्या थी, कम थी। जबकि जो स्लेटी रंग की जो मोथ थी वो दूर से ही पहचान में नहीं आ पाती थी, इसलिए उसकी जो है उसका भक्षण या शिकार उसका पक्षियों के द्वारा कम हो पाता था, इसलिए उसकी आबादी अधिक थी। लेकिन कहानी बदली इसकी औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति के बाद यानी 1850 के बाद कहानी क्या हुई कि जो काला मोथ था इसकी आबादी अधिक हो गई, और स्लेटी मोथ की आबादी हो गई कम। तस्वीर पूरी उल्टी हो गई। औद्योगिक क्रांति के बाद 100 वर्ष तक ये पाया गया कि काले मोथ की आबादी जो है अधिक है और स्लेटी मोथ की आबादी कम है। उसका रीज़न क्या था कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो ये लाइकेन थे ये लाइकेन खत्म हो गए, ये लाइकेन खत्म हो गए, क्योंकि आप जानते हैं लाइकेन जो है बहुत ही सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं जो कि औद्योगिक प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं, प्रदूषित क्षेत्रों में ये नहीं पाए जाते, इसलिए इनको पॉल्यूशन इंडिकेटर भी हम कहते हैं। ये हो गए, और तितलियां, इनको पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो ये ओक वृक्ष की जो छाल थी ये ब्लैक कलर की हो गई। ब्लैक कलर की क्यों हो गई? क्योंकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है कोयले की मिलें लगी, कोयले की फैक्ट्रियां लगी, उनसे चिमनियों से कोयला का काला धुआं निकला, और काला धुआं जो है उसने तने पर असर किया और इन पेड़ के तने भी काले हो गए, बहुत ब्लैक। हालांकि ये होते तो ब्लैक कलर के हैं, लेकिन बाद में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ये बहुत डार्क ब्लैक कलर के हो गए। अब ब्लैक कलर के होने की वजह से तने के कलर के ब्लैक होने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक मोथ आसानी से पहचान में नहीं आ रहा है, जबकि ग्रे मोथ आसानी से पहचान में आ रहा है। इसलिए पक्षियों का जो है ग्रे मोथ को आसानी से पहचाना गया और ग्रे मोथ को बहुत अधिक इसका भक्षण किया गया। इस वजह से ग्रे मोथ की आबादी कम हो गई और ब्लैक मोथ की, काले मोथ की आबादी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये सिलसिला चला 100 वर्ष के बाद, 100 वर्ष तक। 100 वर्ष के बाद फिर क्या हुआ कि जो कोयला का उपयोग कम होने लग गया, डीजल और अन्य ईंधनों का उपयोग होने लग गया, उससे फिर वातावरण में जो ये कालापन था या जो कोल का जो असर था वो कम होने लग गया। और ये फिर जो ये बांज के जो वृक्ष थे, ओक के जो वृक्ष थे, इनकी छाल फिर अपने नेचुरल कलर में आ गई। तो फिर उसके बाद फिर ये काला जो था इसकी आबादी फिर कम होने लग गई और स्लेटी की आबादी बढ़ने लग गई। तो इससे क्या पता लगता है कि औद्योगिक क्रांति से पहले जो योग्य थे, योग्य कौन थे? स्लेटी मोथ थे। अयोग्य कौन थे? काले जो मोथ थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद फिर प्राकृतिक चयन योग्यतम का होता है,
योग्यतम यहाँ पर कौन थे? काले मोद थे। तो काले मोद जो है योग्यतम होने की वजह से इनकी आबादी बढ़ी, प्रकृति ने उनका वरण किया और इस तरह से उनकी संख्या बढ़ती चली गई। आशा है इसी को हम औद्योगिक कृष्णता कहते हैं कि उद्योग का किस तरह से कालापन पर असर पड़ा और काले शलभ संख्या में बढ़ गए। ये औद्योगिक कृष्णता आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड है मच्छरों की डीडीटी के प्रति प्रतिरोधकता। एग्जाम्पल नंबर 2, रेसिस्टेंस अगेंस्ट डीडीटी बाय मॉस्किटोज। मच्छरों की डीडीटी के प्रति प्रतिरोधकता। बच्चों, मच्छरों के द्वारा मलेरिया महामारी से विश्व बहुत लंबे समय तक पीड़ित रहा और फिर इस मच्छरों के नियंत्रण के लिए कई प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा। उसमें बहुत लंबे समय तक एक कीटनाशक जो था उसका नाम था डीडीटी। डीडीटी का लंबे समय तक प्रयोग किया गया, लेकिन ये देखा गया कि डीडीटी नामक कीटनाशक कुछ ही समय तक प्रभावी रहा। कुछ समय बाद फिर डीडीटी का असर कम होने लग गया, यानी मच्छरों पे इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मच्छरों में इसके प्रति क्या होने लगी? प्रतिरोधकता उत्पन्न होने लगी। तो असल में क्या हुआ कि शुरुआत में, प्रारंभ में सपोज 90% जो है सेंसिटिव थे मच्छर डीडीटी के प्रति और 10% क्या थे? रेसिस्टेंट। अब जो सेंसिटिव थे, सेंसिटिव जो है खत्म हो गए डीडीटी के छिड़काव से। जो 90% जो सेंसिटिव मॉस्किटोज थे वो खत्म हो गए, लेकिन जो 10% थे जिनमें प्रतिरोधी जीन थी वे जो है योग्य माने गए और वे प्रकृति के द्वारा चुने गए और इनकी आबादी फिर बढ़ती चली गई। पहले ये 10% थे, फिर ये 20% हो गए, फिर ये 30%, फिर 40%, इस तरह से फिर ये चलते चलते 100% बन गए आबादी का हिस्सा। यानी कि अब सारे के सारे मच्छर डीडीटी के प्रति रेसिस्टेंट हो गए, प्रतिरोधक हो गए, और इस तरह से फिर प्राकृतिक वर्ण के द्वारा उनकी आबादी बढ़ती चली गई और इससे ये प्रूव मिला कि प्राकृतिक वर्ण के द्वारा योग्यतम को चुन लिया जाता है, प्राकृतिक उसका वर्ण किया जाता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था। अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल में, लास्ट एग्जाम्पल में, जो कि संबंधित है जीवाणुओं में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता। एंटीबायोटिक आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक वो दवाइयाँ होती हैं जो जीवाणुओं के प्रति कार्य करती हैं। जीवाणुओं में एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधकता। एंटीबायोटिक्स वे दवाइयाँ होती हैं जिनकी खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी पेनिसिलिन के रूप में। उसके बाद कई प्रकार के एंटीबायोटिक खोजे गए और अभी भी खोजे जाते रहे हैं, और ये मानव में होने वाली अनेक प्रकार की जीवाणु की जो बीमारियां होती हैं उनको नियंत्रित करने में बड़े कारगर साबित हुए हैं। लेकिन ये देखा गया है कि ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये धीरे धीरे निष्प्रभावी होते चले जाते हैं, क्योंकि जीवाणु में इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो पेनिसिलिन नाम का प्रथम जो एंटीबायोटिक था, जिसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, ये आज निष्प्रभावी है। इसका कोई भी इफेक्ट मरीजों में नहीं देखा जाता है। पेनिसिलिन का प्रयोग करने के बावजूद उन मरीजों में जीवाणु का इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि जीवाणु में उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई है। इसी तरह से पेनिसिलिन के साथ साथ कई प्रकार के ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो कि आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले या 80 साल पहले खोजे गए थे, लेकिन आज वो जो है निष्प्रभावी हैं। आज उनका जो है कोई भी प्रभाव मानव पे बीमारी नियंत्रण में, रोग नियंत्रण में नहीं हो पाता है। उसका कारण यह है कि जिस तरह से आपने देखा कि मच्छर में शुरुआती दौर में डीडीटी के प्रति कम प्रतिरोधी थे, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए, वैसे ही जीवाणु में भी होता है। जीवाणु जो है, सपोज पेनिसिलिन जब शुरुआती दौर में बनी होगी तो इसमें जो जीवाणु रहे होंगे, कुछ जीवाणु इसके
प्रतिरोधी रहे होंगे और कुछ जो है संवेदनशील रहे होंगे। तो जो संवेदनशील थे उनको मैं ये वाइट कलर से दिखा रहा हूँ। अधिकतर जीवाणु तो शुरुआती दौर में संवेदनशील रहे होंगे, तो ये संवेदनशील है वाइट कलर के। और ब्लैक कलर के क्या है, रेसिस्टेंट है। ये रेसिस्टेंट है और ये सेंसिटिव है। लेकिन ये सेंसिटिव फिर जो है इस पेनिसिलिन के प्रभाव से मर गए, ये मर गए, जीवित नहीं रह पाए क्योंकि ये अयोग्य थे इन परिस्थितियों में। योग्य कौन थे, ये जो रेसिस्टेंट, जिनके अंदर जीन थी, जिन्होंने जो है पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर ली थी। तो इनकी संख्या बढ़ती चली गई, इनकी संख्या बढ़ती चली गई क्योंकि इनका प्रकृति के द्वारा चुनाव किया गया, नेचुरल सिलेक्शन किया गया, क्योंकि ये योग्यतम थे डार्विन के सिद्धांत के अनुसार। रेसिस्टेंट, तो ये क्लियर एग्जाम्पल है कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन प्रकृति में कार्य करता है और जो प्रकृति में योग्य गुणों से विभूषित जीव होते हैं उनकी आबादी निरंतर बढ़ती चली जाती है। आशा है आपको प्राकृतिक वर्णन के ये उदाहरण समझ में आए होंगे। आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को और चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।